अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमेंट एंड लोकोमोशन को आज हमने डिस्कस करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि मोमेंट इज द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल, जो कि इसको डिफरेंशिएट करती है दूसरी जो लिविंग बींग्स हैं, जिस तरह से लिविंग थिंग्स हैं, जैसा कि प्लांट्स हैं, वायरसेस हैं, फंजाई हैं, उनसे जो मोमेंट एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो डिफरेंशिएट कर रही होती है एनिमल्स को। तो मूवमेंट जो है इसको अगर हम देखें तो जितनी भी टाइप्स की मूवमेंट्स हैं उनको अगर सेलुलर लेवल पे स्टडी किया जाए तो इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी पाई जाती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सिंपल एग्जांपल, कि आप अगर मस्कुलर मूवमेंट की बात करें या एम्बॉयड मूवमेंट की बात करें तो इन दोनों टाइप्स की मूवमेंट के अंदर जो है वो सिमिलैरिटी होती है। जितनी भी टाइप्स की आप मूवमेंट स्टडी करेंगे उसमें आप देखेंगे कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं इन्वॉल्व होती हैं उस मूवमेंट के अंदर, और वो जो प्रोटीन्स हैं विद द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी एनर्जी को वो यूटिलाइज कर रही होती हैं और इस तरह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। जैसा कि मैंने आपको एमीबॉयड और मस्कुलर मूवमेंट की एग्जांपल दी, तो इनको जब हम लोग सेलुलर लेवल पे देखते हैं तो इनके अंदर जो है जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरह से माइक्रो फिलामेंट्स हैं। जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं ये मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, और जो एमीबाइड मूवमेंट है उसके अंदर भी यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट के लिए। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस तरह माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर्स इस तरह के हैं जो कि लोकोमोशन के अंदर इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो जितनी भी तरह की मूवमेंट्स हैं वो बेशक हायर एनिमल्स के अंदर हैं या लोअर एनिमल्स के अंदर हैं, सिंगल सेल के अंदर हैं, यही स्ट्रक्चर्स जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स उनकी मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो दोनों हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, इनके हम स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं और फिर हम फर्दर इनको डिस्कस करेंगे। जिस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आप देख सकते हैं कि ये सिलिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला के अंदर, जो स्पर्म टेल की एक्सोनीम है उसके अंदर, सेंट्रियोल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इनका डायमेरिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दो डिफरेंट टाइप की प्रोटीन से मिलके ये बना हुआ होता है, जिसको अल्फा ट्यूब्यूलिन और बीटा ट्यूब्यूलिन का नाम दिया जाता है। और इसका अगर आप देखें कि ये जो है ये हॉलो स्ट्रक्चर होता है इनका, जिस तरह से पाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसके पाइप के स्ट्रक्चर से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये इसके अंदर ल्यूमन प्रेजेंट होती है, अंदर से ये हॉलो होता है। और इसका अगर डायमीटर देखें यहाँ पे अगर आप आ जाएं तो जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि ये जो दो डिफरेंट कलर्स से, एक आपको थोड़ा सा ग्रेइश सा कलर है और ग्रीन कलर नजर आ रहा है, ये इसको डिफरेंशिएट कर रहा है कि दो डिफरेंट यूनिट से मिलके जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये बने हुए हैं। और वो यूनिट कौन सी हैं? एक अल्फा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन है और दूसरा बीटा ट्यूब्यूलिन, यानी कि दो डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन से मिलके ये स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है, और 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है। और ये जितने भी, जिस तरह से आपको पता है सिलिया, फ्लैजेला है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन्स के अंदर जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं और लोकोमोशन जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। जिस तरह से आपको पता है कि सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेल डिवीजन के अंदर उनका रोल होता है, तो सेल को डिवाइड करने के अंदर भी माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दूसरा जो स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाता है वो माइक्रोफिलामेंट्स है। माइक्रोफिलामेंट्स, ये आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोफिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स को एक्टिन फिलामेंट का नाम भी दिया जाता है। तो एक्टिन फिलामेंट्स जो हैं इनको अगर आप देखें तो ये भी मोनोमेरिक यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। ये जो एक यूनिट आपको नजर आ रही है सर्कुलर, इसको हम लोग जी एक्टिन का नाम देते हैं। जी स्टैंड्स फॉर ग्लोबुलर, यानी कि ग्लोबुलर एक्टिन है ये हमारे पास। और इससे मिलके ये पूरा जो एक्टिन सब यूनिट है ये फॉर्म हुआ हुआ है। तो ये जो पूरा स्ट्रैंड होगा, ये जो फाइबर होगा, इसको एफ एक्टिन का नाम देंगे। एफ स्टैंड्स फॉर फाइब्रस, फाइब्रस एक्टिन एंड जी एक्टिन। जी एक्टिन जो है ये सिर्फ एक यूनिट को हम लोग, इस एक यूनिट को हम लोग जी एक्टिन का नाम देंगे, और जी एक्टिन से मिलके ये पूरा एक फाइबर बना हुआ है और जिसको हम लोग एफ एक्टिन का नाम देंगे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स है साइटोप्लाज्म के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और मसल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको एमीबाइड मूवमेंट की बात की, तो एमीबाइड मूवमेंट में ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसमें इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये डीपॉलीमराइज हो जाए, कि जहाँ से उसने सूडोपोडिया बनाना है वहां एक डायरेक्शन से ये हो जाए कि ये डीपॉलीमराइज हो जाएंगे, और दूसरी डायरेक्शन में जाके जहाँ पे वो सूडोपोडिया फॉर्म हो रहा होगा उस डायरेक्शन में जाके ये
वापस उनकी एजमलेज हो जाएगी और वहां पे सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये एमीबॉयड मूवमेंट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया था कि माइक्रोफिलामेंट्स जो है मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर आप मसल कॉन्ट्रैक्शन आपने पढ़ा हो, मसल स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल अगर आपने पढ़ा हो, उसमें दो तरह के फिलामेंट्स आपने देखे होंगे, एक थिक फिलामेंट्स होते हैं और एक थिन फिलामेंट्स होते हैं। जो थिक फिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, और जो थिन फिलामेंट्स होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स, उनको माइक्रोफिलामेंट्स को हम लोग एक्टिन फिलामेंट्स का नाम भी देते हैं, जो कि एक्टिन फिलामेंट्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें मसल्स के अंदर भी, जैसा कि हमने देख लिया कि मसल्स के अंदर भी माइक्रोफिलामेंट्स काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और एमीबॉयड मूवमेंट के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसमें कभी भी अगर कोई भी सेल है उसकी अगर शेप चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज होने में भी माइक्रोफिलामेंट्स का इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर शेप उनकी उसकी किसी एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट होना है, क्योंकि ये डीपोलीमराइज हो जाते हैं कि एक यूनिट इनकी, जिस तरह से ये जी प्रोटीन्स हैं, ये यहाँ से ब्रेक होंगे और ब्रेक होके इसकी जाके दूसरी डायरेक्शन में, जहाँ पे ये जिस तरह से सूडोपोडिया फॉर्म होते हैं, यहाँ पे पहले सूडोपोडिया था और सूडोपोडिया नई डायरेक्शन में बन रहा है, और वहां पे जाके इनकी पोलीमराइजेशन हो जाती है, जहाँ पे जाके वो सूडोपोडिया की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो लोकोमोशन के अंदर अगर हम सेलुलर लेवल पे देखें तो वो बेशक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सब के अंदर जो है जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। जैसा कि मैंने आपको एमीबा की एग्जांपल दी और साथ में मसल्स की एग्जांपल दी कि दोनों के अंदर जो है एक्टिन फिलामेंट्स या माइक्रोफिलामेंट्स जो है इन्वॉल्व हैं। या जिस तरह से सिलियरी मूवमेंट है, तो उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं जो लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फ्लैजेला के अंदर। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं ये परिफ्री पे, आपको सेल के परिफ्री पे नजर आ रहे होंगे कि ये माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये सेंट्रियोल्स जो हैं, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं जो बने हुए होते हैं, सेंट्रियोल्स जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से मिलके बने हुए होते हैं। अब नेक्स्ट आ जाती है मोड्स ऑफ लोकोमोशन, कि लोकोमोशन किस टाइप की, किस तरह की मोड्स है। अच्छा, लोकोमोशन जो है उसको या मूवमेंट जो है उसको टू फोर्सेस जो होती हैं उसको हमने ओवरकम करना होता है लोकोमोशन या मूवमेंट के दौरान। तो वो दो फोर्सेस कौन सी होती हैं, एक फ्रिक्शन होती है और सेकंड जो है वो ग्रेविटी होती है। अब ये जो फ्रिक्शन है या ग्रेविटी है, इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट किस तरह का है उसी तरह से इनकी इम्पोर्टेंस भी वेरी करेगी। जिस तरह से अगर हम इसको हम इक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर लेके जाएं, कि जिस तरह से अगर स्विमिंग है तो स्विमिंग के दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं, क्योंकि वाटर जो है वो काफ़ी डेंसर मीडियम है, फ्रिक्शनल फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और उसमें जिसकी वजह से जितनी भी एनर्जी एनिमल्स कंज्यूम करते हैं उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि वो उसमें से मूव कर सके। लेकिन वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। इस वजह से नहीं होती कि जितना भी वेट होता है वो वाटर ने लिफ्ट किया होता है, एनिमल की बॉडी का जितना भी वेट होता है वो वाटर ने लिफ्ट किया हुआ होता है, इसलिए ग्रेविटी की फोर्स वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जीरो होती है। जीरो तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत कम होती है। अब इसको अगर हम लैंड के ऊपर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनसे कंपेयर करें, तो लैंड के ऊपर जो रहने वाले एनिमल्स हैं उसमें क्योंकि एयर जो है वो एक लाइटर मीडियम है और वहाँ पे इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन उनको ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए एनर्जी जो है वो चाहिए होती है, कि उसको मूव करने के लिए, उनको चलने के लिए एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी। और सेकंड जो है उनको जो है अपने आप को बैलेंस रखने के लिए, स्टेबलाइज रखने के लिए भी एनर्जी, क्योंकि अगर वो स्टेबलाइज नहीं होंगे तो वो फॉल डाउन हो सकते हैं। तो उसमें ये है कि मोड ऑफ लोकोमोशन में टू फोर्सेस हैं, एक फ्रिक्शनल फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हमने ओवरकम करना होता है। तो इसमें मोड्स ऑफ लोकोमोशन में डिफरेंट, जैसा कि आपको पता है कि स्विमिंग है, वॉकिंग एंड रनिंग है, हुपिंग है, फ्लाइंग है एंड क्रॉलिंग है। ये डिफरेंट टाइप्स की मोड्स ऑफ लोकोमोशन है। सबसे पहले हम वन बाय वन इनको शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है स्विमिंग। तो स्विमिंग भी आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जिस तरह से अब इंसेक्ट भी स्विम करते हैं, उनका डिफरेंट तरह से करते हैं, वो ह्यूमन बींग्स की तरह उनके जिस तरह से अपेंडेजेस होते हैं उनको एज अ और जो है वो यूज करते हैं। या फिशेस हैं, फिशेस को आप देखें कि उनके फ्लैपर्स होते हैं और वो उन फ्लैपर्स के थ्रू जो है वो स्विम कर रहे होते हैं।
तो उसके अलावा एक और हमारे पास ग्रुप आ जाता है जिस तरह से सिफेलोपोड्स हैं। ये हमारे पास सिफेलोपोड का एक रिप्रेजेंटेटिव आ जाता है जो कि स्क्विड की आप डायग्राम देख रहे हैं। तो स्क्विड जो है ये जेट प्रोपल्जन सिस्टम के थ्रू स्विम कर रहा होता है। और जेट प्रोपल्जन सिस्टम क्या है इसको हम देख लेते हैं। जेट प्रोपल्जन सिस्टम, जेट बेसिकली कहते हैं कि आपने ये चीज सुनी होगी कि जितनी भी एयरक्राफ्ट जो हैं स्पेस के अंदर जा रही होती हैं वो जेट प्रोपल्जन सिस्टम के थ्रू जाती हैं, कि बहुत ही एक फ्लूइड जो है बहुत हाई स्पीड से वो निकल रहा होता है और वो फॉरवर्ड जो है वो जो एयरक्राफ्ट है उसको मूव करवा रही होती है। बिल्कुल उसी तरह से इसके अंदर भी क्या होता है, जेट प्रोपल्जन सिस्टम होता है। जेट बेसिकली कहते हैं कि जब किसी भी ओपनिंग से, किसी भी होल से जो फ्लूइड है वो आउटसाइड इन्वायरमेंट मूव करता है उसको हम लोग जेट का नाम देते हैं। और प्रोपल्जन कहते हैं कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश किया जाए फॉरवर्ड, तो उसको हम लोग प्रोपल्जन का नाम देते हैं। तो जेट प्रोपल्जन सिस्टम में बेसिकली यही होता है कि फ्लूइड जो है वो एक ओपनिंग से बाहर की तरफ आता है और वो जो है इस तरह से एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है जो कि इन एनिमल्स को स्विम करने में हेल्प करती है। जिस तरह से कि आपको स्क्विड्स की एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि ये जेट प्रोपल्जन सिस्टम के थ्रू जो है वो मूव करता है, कि वाटर इनकी बॉडी के अंदर होता है और एक अपर्चर के थ्रू जो वाटर बाहर निकलता है, तो ये फोर्स मिलती है इनको जो इनको स्विम करने में हेल्प कर रही होती है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इनको ये सिफेलोपोड्स में आ जाते हैं। और सिफेलोपोड्स जो हैं ये सिफेलो मीन हेड एंड पोड्स मीन फीट, यानी कि इनके हेड के साथ ही इनके फीट या अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं जिसकी बेस पे इनको सिफेलोपोड्स का नाम देते हैं। इसमें काफी सारे ऑक्टोपसेस आ जाते हैं, ये हमारे पास स्क्विड है, नोटेलिस है, ये डिफरेंट एनिमल्स आ जाते हैं। एंड दीज invertebrates are the intelligent amongst the all invertebrates। इनको अगर देखा जाए तो मोस्ट इंटेलिजेंट ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स की निस्बत हाईली डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट जिस तरह से वॉकिंग एंड रनिंग है, और वॉकिंग एंड रनिंग जो है इसमें ये है कि कुछ बाइपेडल एनिमल्स भी हैं, कुछ फोर लेग्ड एनिमल्स भी हैं। तो उसमें वो थ्री लेग्स जो हैं, जो फोर लेग्ड एनिमल्स हैं, थ्री लेग्स जो हैं वो लैंड पे रख रहे होते हैं ताकि फ्रिक्शनल फोर्सेस को ओवरकम कर सके और इस तरह से वो वॉकिंग एंड रनिंग कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो टाइप की हमारे पास मूवमेंट आ जाती है, हुपिंग मूवमेंट आ जाती है। हुपिंग मूवमेंट ज़्यादातर जो कुछ रूडेंट्स हैं उनके अंदर जो है ये मूवमेंट प्रेजेंट होती है, या जो कैंगरू है, कैंगरू के अंदर हुपिंग मूवमेंट जो है प्रेजेंट होती है। तो ये मूवमेंट किस तरह की होती है कि इनके जो हाइंड लिम्ब के मसल्स होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं। तो वो उन स्ट्रॉन्ग मसल्स की वजह से ये काफी ज्यादा एनर्जी जो है, पावरफुल मसल्स होते हैं, तो जब जंप करते हैं तो काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी इनके टेंडन्स के अंदर स्टोर हो जाती है जो कि उनको नेक्स्ट जंप के अंदर जो है वो हेल्प कर रही होती है। इसकी जो है वो एनालॉगी है, बिल्कुल एनालॉगस है, ये बिल्कुल सिमिलर है। इसको अगर हम देखें कि ये जो पोगो स्टिक है, ये पोगो स्टिक जो है इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर एक प्रेजेंट होता है, स्प्रिंग कॉइल प्रेजेंट होता है। स्प्रिंग कॉइल बेसिकली कहते हैं कि एक ऐसी डिवाइस होती है स्प्रिंग कॉइल जो कि एनर्जी को स्टोर कर रही होती है। इसके अंदर कोई जब इसके अंदर मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, इसमें कोई पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह एनर्जी के लिए नहीं पड़ा हुआ, बल्कि जस्ट सिर्फ वही वो जो जंपिंग है, जंपिंग की वजह से वो जो स्प्रिंग कॉइल है उसके अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है और वो जो स्टोर्ड एनर्जी है वो नेक्स्ट उसके लिए मूवमेंट के लिए यूज हो रही होती है। तो बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से पोगो स्टिक के अंदर एनर्जी जो है वो स्टोर होती है इसके स्प्रिंग कॉइल के अंदर, वो स्प्रिंग कॉइल इसके इलास्टिक होती है और जो ही उसको डीलोड किया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। बिल्कुल सिमिलर वे में कि इसकी जो पावरफुल मसल टेंडन के अंदर जो है वो एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और नेक्स्ट जंपिंग के अंदर इसको हेल्प कर रहे होते हैं। और फ्लाइंग जो है, फ्लाइंग जो है ये भी इसके अंदर जो है जो कुछ एनिमल्स थे, बर्ड्स हैं जिस तरह से, या मेमल्स के अंदर बैट्स हैं जो कि ये इस तरह की जो लोकोमोशन है वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो इसमें अगर हम देखें पास्ट एजेस के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा रेप्टाइल्स के फॉसिल्स भी ऐसे मिले हैं कि जिससे पता चला है कि रेप्टाइल्स भी फ्लाई करते थे। लेकिन मेजर मैस एक्सटेंशन के दौरान उस तरह के जितने भी रेप्टाइल्स थे उनकी डेथ हो गई थी। और आज अगर बात की जाए तो सिर्फ कुछ मैमल्स के अंदर बैट्स हैं और बर्ड्स हैं और इनवर्टिब्रेट्स के अंदर इंसेक्ट्स हैं जो कि फ्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इसका देखें कि इसकी शेप इस तरह की होती है कि जो कि वाटर जो कि एयर प्रेशर है उसको ये
इस तरह से करती है, जो कि इसको फ्लो करने में, फ्लाई करने में हेल्प करती है। इसकी अगर आप देखें कि इसके ऊपर वाले जो विंग्स हैं उनकी शेप जो है वो कन्वेक्स होती है, और अंदर वाले कनकेव इसके विंग्स होते हैं, जो कि एयर को यहाँ पे काफी ट्रैप कर लेते हैं, जो उसको लिफ्ट प्रोवाइड करती हैं फॉर फ्लाइंग। तो लास्ट जो लोकोमोशन हमारे पास आ जाती है वो है क्रॉलिंग, और क्रॉलिंग को हम लोग नेक्स्ट उस पर। यहाँ पे आप देखें कि जो हमारे पास कुछ इस तरह के एनिमल्स जो कि जिनके अपेंडेजेस जो हैं बहुत शॉर्ट होते हैं या बिल्कुल एब्सेंट होते हैं, रिड्यूस्ड होते हैं, वो जो है वो क्रॉलिंग मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। और क्रॉलिंग मूवमेंट में जो हम अर्थवर्म की एग्जांपल ले लेते हैं, क्रॉलिंग मूवमेंट में अर्थवर्म जो है वो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट जो है वो शो कर रहा होता है। तो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट जो है वो किस तरह की मूवमेंट होती है कि पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट में जो सेट ऑफ मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और उनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस हो रही होती है। तो अर्थवर्म के अंदर हम अगर देखें तो मूवमेंट के अंदर कुछ इसके एक तो मसल्स हैं 2 टाइप्स के, और उसके अलावा जो है कुछ ब्रिस्टल्स हैं जो कि हेल्प कर रहे हैं इसकी मूवमेंट के अंदर, कि इसको एंकर करेंगे ग्राउंड के साथ ये ब्रिस्टल्स, और इस तरह से इसकी मूवमेंट जो प्रोड्यूस हो रही होगी। यहाँ पे आप देखें कि इसकी 2 टाइप्स के मसल्स हैं, एक सर्कुलर मसल्स हैं और एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मसल्स जो है वो इनसर्कल कर रहे हैं इसके सरकमफ्रेंस को, और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ये इसकी लेंथ पे प्रेजेंट है। अब देखें जो सर्कुलर मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स जब कंट्रैक्ट करते हैं तो जो बॉडी का सरकमफ्रेंस है वो रिड्यूस हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बॉडी का सरकमफ्रेंस जो है वो रिड्यूस हुआ है, और यहाँ पे आप इसकी लेंथ देख सकते हैं कि लेंथ इसकी इंक्रीज हुई हुई है। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करेंगे तो लेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, और जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका सरकमफ्रेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर्कुलर मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं तो इसका सरकमफ्रेंस जो है वो रिड्यूस हो गया है, और सर्कुलर मसल जब रिलैक्स हैं तो इनका सरकमफ्रेंस, इसकी बॉडी का सरकमफ्रेंस जो है वो इंक्रीज हो गया है। इसी तरह से जो जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आपको नजर आ रहा है कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करेंगे तो इनकी लेंथ जो है वो रिड्यूस, लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरह से आप फर्स्ट उसमें देख सकते हैं कि इसमें जो हेड और जो टेल का रीजन है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेड और टेल का रीजन इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ग्राउंड के साथ ये स्टिक हुआ हुआ है, और इस तरह से यहाँ पे फिर क्या हो रही है, मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है। अब सेकंड में आप देखें कि यहाँ पे ये जो 2 पोर्शंस हैं ये ग्राउंड के साथ अटैच हैं, और इसका जो हेड रीजन है, हेड रीजन के जो सर्कुलर मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, हेड रीजन के सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं जो इसको फॉरवर्ड जो है वो मूव करवा रहे हैं। यानी कि ये वेव रिदमिक वेव्स होती हैं, रिदमिक वेव्स ऑफ मस्कुलर कंट्रैक्शन, एक रिदम से जो है मसल्स की कंट्रैक्शन हो रही होती है जिसकी वजह से मूवमेंट प्रोड्यूस होती है। पहले सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होते हैं, फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और सर्कुलर रिलैक्स होते हैं, यानी कि इसी तरह से ये साइकिल चलता जाता है और मूवमेंट जो है वो प्रोड्यूस होती जाती है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।